हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये बहुत ही रोचक चैप्टर है। इसे हम विजुअल और एनिमेशन की मदद से काफी आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई तरह के बदलाव हमें दिखाई देते हैं और ये बदलाव दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। आइए इसे समझते हैं। ऐसे बदलाव जिन्हें हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अगर पानी को हम फ्रीजर में रख दें तो वो बर्फ बन जाता है। अगर वापस से हम बर्फ को बाहर निकाल के रख दें तो वो पानी में बदल जाता है। इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। केमिकल चेंजेस ऐसे बदलाव जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी उल्टा नहीं कर सकते। इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना ही बदल जाती है और एक नया पदार्थ बनता है। जैसे अगर हम दूध को बाहर खुला छोड़ दें तो वो थोड़े समय के बाद खराब हो जाएगा, क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है। अब हम दूध को वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। आगे हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। अब इसमें जो पदार्थ मिलते हैं उसे अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो पदार्थ बनता है उसे प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होते हैं? जो कि रिएक्शन के बाद बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है जबकि पानी उत्पाद है। केमिकल रिएक्शन के लक्षण। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमें कुछ बदलाव दिखते हैं। जैसे पहला है पदार्थ की अवस्था में बदलाव। जैसे जो पदार्थ होगा वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से ठोस में बदल सकता है। दूसरा, रंग में बदलाव, यानी जो अभिकारक होगा और जो उत्पाद बनेगा दोनों के रंग अलग अलग हो सकते हैं। गैस का निकलना, यानी अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसमें बुलबुले या गैस बन सकते हैं। चौथा है तापमान में बदलाव, यानी कोई भी प्रक्रिया होने के लिए या तो हमें गर्मी देनी पड़ती है या उससे गर्मी निकल सकती है। अगला है प्रिसिपिटेंट का बनना, यानी कि अवक्षेप्य का बनना। जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ ठोस पदार्थ बन सकते हैं जिसे हम प्रिसिपिटेंट कहते हैं, यानी अवक्षेप्य कहते हैं। आगे हम लोग समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को प्रतीक और सिंबल के साथ लिखने को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो इसे हम C+O2 एरो CO2 करके लिखेंगे। देखिए, ये हमारा बना केमिकल इक्वेशन। लेकिन कोई भी केमिकल इक्वेशन जब बनता है तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है। और ये बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसी भी अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के एलिमेंट्स के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। इसे ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अगर हम लोग देखें तो इसमें तीन तत्व हैं, Fe आयरन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। अगर हम लोग देखें तो आयरन अभिकारक के साइड 1 है जबकि उत्पाद के साइड 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक के साइड 2 है और उत्पाद के साइड भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक के साइड 1 है जबकि उत्पाद के साइड 4 है। अब इसे हम एक एक करके बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयरन को बैलेंस करते हैं। तो प्रोडक्ट में Fe के 3 परमाणु हैं। अभिकारक में Fe को 3 बनाने के लिए Fe में हम 3 से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हमारा नया समीकरण बनेगा 3Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। प्रोडक्ट्स में O के 4 परमाणु हैं, इसलिए रिएक्टेंट्स में भी O को 4 बनाने के लिए H2O में 4 से गुणा करेंगे। हमारा नया समीकरण बनेगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब हम लोग हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट्स के साइड में H के 8 परमाणु हैं। अब प्रोडक्ट्स के साइड में H को 8 बनाने के लिए हम H2 में 4 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक नया समीकरण बनेगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसे हम चेक करेंगे। Fe रिएक्टेंट्स के साइड भी 3 है और प्रोडक्ट के साइड भी 3 है। हाइड्रोजन
रिएक्टेंट्स के साइड भी 8 है और प्रोडक्ट के साइड भी 8 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स के साइड भी 4 है और प्रोडक्ट के साइड भी 4 है। इस तरह हम कह सकते हैं इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। एक अगला रिएक्शन लेते हैं H2 + O2 एरो H2। इसमें पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यानी ये पहले से ही बैलेंस है। दूसरा है ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में 1 परमाणु है। इसलिए ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम H2O में 2 से गुणा करेंगे। अब हमारा नया समीकरण बनेगा H2 + O2 एरो 2H2O। अब हम हाइड्रोजन को दोबारा चेक करेंगे। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इसलिए हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए H2 में हम फिर से 2 से गुणा करेंगे। अब हमारा नया समीकरण बनेगा 2H2 + O2 एरो 2H2O। अब इसे हम फिर से चेक करेंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड 4-4 है, जबकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड 2-2 है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब यहाँ पे एक सुझाव है आपके लिए कि आप जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाएंगे और ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन के प्रकार। तो देखिए केमिकल रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उदाहरण है। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें हम लोग पहला समझते हैं, जिसका नाम है थर्मो डिकम्पोजिशन। जब कोई रिएक्टेंट्स गर्मी के कारण टूटता है तो इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO + O2 में टूट जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी बिजली की उपस्थिति के कारण टूटना है। इसका उदाहरण हो सकता है कि जब हम पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युत संयोजन। फोटो डिकम्पोजिशन यानी रोशनी या प्रकाश की उपस्थिति के कारण जब कोई रिएक्टेंट 100 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो इसे हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड सूरज के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक तत्व किसी कंपाउंड से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराया जाता है तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसको आप इक्वेशन में देख पा रहे हैं Zn + CuSO4 एरो ZnSO4 + Cu। यहाँ पर जिंक ने Cu को रिप्लेस कर दिया। आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब 2 कंपाउंड्स के आयन एक दूसरे के साथ अदला बदली कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड के आयन एक दूसरे के साथ अदला बदली करते हैं, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं। ऑक्सीकरण और रिडक्शन, इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ये इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होना। जब ऐसा कुछ भी होगा ऐसे समीकरण को हम ऑक्सीकरण कहेंगे। उदाहरण के लिए 2Cu + O2 एरो 2CuO, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। रिडक्शन क्या होता है? जब ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए CuO + H2 एरो Cu + H2। कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो कॉपर प्लस जल बनता है। इसमें कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। आगे समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए
CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2। इसमें CuO में रिडक्शन हो रहा है, जबकि H2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे हम लोग समझते हैं एक्सोथर्मिक तथा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिससे गर्मी निकलती है, जैसे CH4 प्लस 2H2O एरो CO2 प्लस 2H2O, यानी मेथेन गैस का जब दहन किया जाता है तो गर्मी और रोशनी दोनों पैदा होती है। इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें गर्मी अवशोषित होती है। उदाहरण के लिए 2HgO एरो 2Hg प्लस O2, यानी मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर वो टूटता है और गर्मी को अवशोषित करता है। आगे हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण के प्रभाव, यानी कोरोजन और रेंसिडिटी को। ऑक्सीकरण के प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में दिखते रहते हैं, जिन्हें कि हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम पहले समझते हैं कोरोजन क्या होता है। तो धातुओं का हवा, पानी या केमिकल्स के संपर्क में आकर खराब होना कोरोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना या कॉपर का हरा होना, इससे धातुएं कमजोर हो जाती है, जैसे कार की बॉडी या फूल का ढांचा, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। रोकथाम क्या हो सकता है? पहला, धातुओं के ऊपर पेंट करना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन करनी चाहिए, यानी जिंक की कोटिंग करनी चाहिए, रेगुलर सफाई और बेकिंग सोडा पेस्ट लगाना चाहिए, यानी जो पार्ट खराब हो गए उन्हें निकाल के ऑयलिंग करिए, उसकी साफ सफाई करिए या बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाइए। इसके द्वारा ये सब करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं। अगला है रेनसीडिटी। ये क्या होता है? खाद्य पदार्थों में मौजूद तेल और वसा का ऑक्सीकरण होता है, जिससे उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है। इसी को हम रेनसीडिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चिप्स को या तले हुए खाने को रख दें लंबे समय के लिए, तो वो धीरे धीरे बासी हो जाता है और उसके स्वाद में अंतर आने लगता है। और खाने को अगर हम बना के छोड़ देते हैं बाहर, तो कुछ समय के बाद वो खराब हो जाता है। इसके रोकथाम क्या हो सकते हैं? पहला, खाने के सामान को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, या फिर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए, या डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से बचाना चाहिए। इसके अलावा हम चाहे तो उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट को जोड़ सकते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, या कई तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं सॉस वगैरह या मुरब्बा वगैरह, इसमें कई तरह के केमिकल्स मिला के यानी एंटीऑक्सीडेंट को जोड़कर ऑक्सीकरण को रोका जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? दोस्तों, इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को समझा, जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को देखा, रिएक्शन के प्रकार जाने, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा और ऑक्सीकरण के प्रभाव को भी समझा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।